डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो जैसा कि हम अभी अपनी जो मैथ्स की सीरीज में हमने अपना जियोमेट्री स्टार्ट कर रखी थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लाइन एंड एंगल के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको लाइन समझाया, फिर मैंने आपको एंगल कोण के बारे में बताया, फिर मैंने उन दोनों टॉपिक पे बेस अपना क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लाइन एंड एंगल का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी सीरीज में जियोमेट्री में हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, देखिए त्रिभुज को आप बचपन से पढ़ा होगा आपने, त्रिभुज क्या होता है। अगर मैं आपको त्रिभुज की डेफिनेशन बताऊं तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में नाम से स्पष्ट हो रहा है त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन, और भुज का मतलब यानी कि भुजा, यानी कि इसकी साइड। कहने का मीन्स है कि तीन भुजाओं से बनने वाली जो भी आपकी बंद आकृति होगी, तीन भुजाओं से बनने वाली आपकी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाएगी। समझ आया? त्रिभुज की परिभाषा कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी, आपका त्रिभुज। समझ आई ये बात, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो देखिए, अगर मैं त्रिभुज को इसको नेम करूं अपना ए बी सी, ये त्रिभुज क्या हो गया आपका ए बी सी। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि ट्रायंगल के अंदर आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं, किस किस बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल की एक कॉमन सी प्रॉपर्टी बताऊं आपको, क्या जैसे कि मैंने ऐसे तो इस पे बेस आपको क्वेश्चन भी कराया है, लेकिन प्रॉपर्टी आज मैं इसमें आपको प्रूफ भी दूंगा उसका कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। समझ आई आपके बात? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है आपका 180 होता है, पढ़ा होगा आपने। यानी कि मैं बताऊं आपको तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 180 डिग्री, वो होगी आपकी 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये चीज मैंने आपको बता दिया, बचपन से इसको पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे लगा दो अपना एक क्वेश्चन मार्क। आप लगा दो क्वेश्चन मार्क कि ये 180 डिग्री ही क्यों होता है, ये 180 डिग्री ही क्यों होता है, ये 190 क्यों नहीं होता, ये 200 क्यों नहीं होता, क्वेश्चन है ना। तो देखो ये 180 डिग्री ही क्यों होता है, मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा। ठीक है, देखो मैंने आपको लाइन एंड एंगल में दो चीज पढ़ाई थी, आपके याद होगी। मैंने आपको बताया था कि दो समांतर लाइन को जब एक आपकी तिरछी रेखा यानी कि एक आपकी ये इंक्लाइंड लाइन उसको कट करती है, तो जो ये वाले आपके एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। यानी कि एकांतर अंत्यकोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। समझ आई ये वाली बात? उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने आपको, कोनों का रेखिक्यूम, यानी कि एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम कितना होता है आपका 180 होता है। बताया था मैंने आपको, एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है। तो वही, अब देखो अगर आप इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल एक लाइन आप अपनी ये ड्रॉ कर दो O डैश, कुछ भी मान सकते हो। BC के पैरेलल अपनी एक लाइन ड्रॉ किया आपने O डैश। तो देखिए अगर मैं अपना ये एंगल X मान लूं, ये एंगल Y मान लूं और ये एंगल अपना Z मान लूं,
एंगल ए, एंगल बी एक्स, एंगल ए वाई और एंगल सी आपका जेड। तो ये देखिए आप, ये जो आपका एंगल होगा, ये जो आपका एंगल होगा, ये यहाँ पे आपका ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, आपका एंगल बी के बराबर होगा। एकांतर अंत्यकोण बन रहे हैं, यानी कि जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। एकांतर अंत्यकोण है, यानी ये भी आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। और जो ये आपका ये वाला आपका जो एंगल होगा, ये वाला, ये जो आपका एंगल होगा, ये आपका एंगल सी के बराबर होगा, एकांतर अंत्यकोण, यानी कि ये भी एंगल क्या होगा आपका, जेड होगा। समझ आया, ये भी आपका एंगल क्या होगा, जेड होगा। और ओ ए ओ डैश, ये एक लाइन है, सीधी रेखा है, इस पर आपके तीन एंगल बने हैं एक्स वाई जेड, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का सम 180 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। तो यहीं से आता है आपका कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री, या फिर सीधी रेखा पर बनने वाला कोण x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो समझ आई ये बात, ये छोटी सी बात आपकी समझ में आई, ठीक है। तो देखिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में। प्रॉपर्टीज नंबर जो 2 होगी ट्रायंगल की, वो क्या होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे कि हमारी कोई फिगर हो गई, ये हमारा कोई ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अगर मैं अपनी सी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे हमारा एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, बहिष्ठ कोण, यानी कि एक्सटर्नल एंगल, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, बहिष्ठ कोण। तो जो एंगल ये ए सी, इसको अगर मैं ओ मान लूं, एंगल ए सी ओ की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए सी ओ की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो एंगल की वैल्यू होगी, अगर देखो मैं अपना इसको एंगल एक्स मान लूं, या फिर इसको मैं एंगल ए ही ले लूं, एंगल ए, ये आपका हो गया एंगल बी, ये आपका हो गया एंगल ए, ये हो गया आपका एंगल बी। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो ये कितना होगा, 180 से कम होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना होगा a प्लस बी। ये इंटरनल एंगल किसका कितना होगा, इसका 180 माइनस a प्लस बी। समझ आया। तो ये बाहर वाला कोण कितना होगा, अरे भाई ये क्या है, आपके सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर जब ये 180 माइनस a प्लस बी है तो ये कितना होगा, ये इससे भी 180 माइनस में होगा। समझ आई बात, यानी कि ये कितना होगा 180 माइनस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है आपका 180 माइनस के a प्लस के b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल कितना है आपका a प्लस बी। समझ आया। देखो ये मैंने इसका प्रूफ दिया है, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको बताऊं तो किसी भी ट्रायंगल में जो आपका बाहर वाला यानी कि आपका ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो विपरीत जो इंटरनल एंगल होते हैं आपके सामने वाले जो भी इंटरनल एंगल होंगे उनका हमेशा सम होगा। यानी कि एंगल ए ये एंगल बी, तो कितना हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है। अगर यही मैं आपको एक ये वाली अपनी लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं और मैं पूछने लगूं ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, सामने वाले दोनों एंगल का सम, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने अपनी ये लाइन बढ़ा दी, ये लाइन में ये एंगल में पूछने लगूं एक्सटर्नल एंगल, तो कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी। समझ आई बात। ये इसका क्या है, प्रूफ है कि ये चीज कहां से आती है। ठीक है। आप जब भी आप एडवांस मैथ पढ़ो, कोई भी उसका फॉर्मूला होगा वो कहीं ना कहीं से बन के आया होगा, तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों है। जब आप उस क्यों का आंसर ढूंढने लगोगे तो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा और बहुत ही सिंपल लगने लगेगा।
ठीक है, तो समझ आया ये आपका एक्सटर्नल एंगल सामने वाले विपरीत एंगल का क्या होता है, आपका सम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने मान लिया अपना 60 डिग्री, ये मान लिया मैंने अपना 50 डिग्री, तो ये आपका एंगल कितना होगा, ये आपका एंगल कितना होगा, मैंने बताया दोनों एंगल का सम, यानी कि हो जाएगा आपका 110। ये हो गया आपका 110। देखो अगर आप ऐसे भी देख लो, ये 60 है, ये 50 है, तो ये इंटरनल कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना बनना चाहिए, 180। तो ये कितना होगा, 180 माइनस 70, 110 ही तो हो गया, ये भी आपका 110 ही हो गया। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टीज। समझ आई ये बात आपको, ठीक है। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के सभी एक्सटर्नल एंगल का सम कितना हो जाता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप। देखो डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो किसी भी त्रिभुज के सभी एक्सटर्नल एंगल का सम होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन वो चीज आई कहां से है, देखो मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर एक्सटर्नल एंगल कितने हैं इसमें, 1 2 3, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। देखिए आता है नहीं, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, ये जोड़ेंगे प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, और ये जोड़ देंगे एंगल ए प्लस एंगल सी। देखो क्या बनता है, एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए प्लस एंगल बी 2 एंगल बी प्लस एंगल सी 2 एंगल सी। तो कितना हो गया, 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, अभी प्रूव की थी हमने, कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, यानी कि कितना होगा, 2 इंटू में 180 डिग्री, और ये कितना बन गया आपका 360 डिग्री। तो समझ आइए छोटी सी बात कि किसी भी त्रिभुज के सभी एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री। समझ आया, एक नंबर का क्वेश्चन ये आपका बन सकता है, और इस पे बेस आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। वो क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने, तो तब मैं आपको उसके बेस अपने क्वेश्चन कराऊंगा। ये बात आपको समझ में आई। तो आप क्या करिए, आप साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या इसको नोट डाउन करते चलिए। अपना एक एडवांस मैथ का एक बहुत अच्छा सा नोट्स बनाइए, जिसमें आपका कंप्लीट एडवांस मैथ हम कराएंगे आपको, ठीक है। समझ आई ये बात। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि ट्रायंगल की तीसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। देखिए मैं वही अपना एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ए बी सी, ठीक है। देखिए ए के सामने वाली साइड को मैंने लिख दिया ए स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को लिख दिया मैंने स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को लिख दिया मैंने स्मॉल सी, ठीक है। ये एंगल हो गया आपका एंगल बी, ये आपका हो गया एंगल ए, और ये हो गया आपका एंगल सी। समझ आया, ये हो गया आपका एंगल बी, ये एंगल ए और ये एंगल सी। देखिए अगर मैं आपको इन एंगल्स की वैल्यू दे दूं, मैंने आपको दिया एंगल ए की वैल्यू दे दी मैंने आपको 50 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू मैंने आपको दे दी 80 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू दे दी मैंने आपको 50 डिग्री। या मैं ऐसा करता हूं, मैंने आपको एंगल ए की वैल्यू 40 कर दी और एंगल बी सी की वैल्यू मैंने आपको 60 कर दी, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू 40, एंगल बी की वैल्यू 80 और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री मैंने ये आपको दे दिया, और मैंने पूछ लिया कि इनमें से इसके बेसिस पे आप बताइए कि इस त्रिभुज की कौन सी भुजा सबसे बड़ी है, या फिर मैंने पूछ लिया कौन सी भुजा सबसे छोटी है। ये क्वेश्चन बन गया, तो आप कैसे बताओगे। देखिए एक प्रॉपर्टीज होती है आपकी कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के, किसी भी त्रिभुज में
बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। यानी कि अगर मैंने ये आपको वैल्यू दे दी तो सबसे बड़ी जो आपकी साइड कौन सी होगी, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी आपकी बी। यानी कि बड़ा कोण कितना है, सबसे बड़ा कोण बी, तो सामने वाली भुजा कौन सी है बी, तो स्मॉल बी क्या होगी आपकी सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी कौन सी होगी सी, उससे छोटी सी, और उससे छोटी कौन सी होगी आपकी ए। यानी कि ये इनके बीच का आपकी साइड के बीच का रिलेशन हो गया। समझ आई ये बात। फिर मैं वही कहूँगा कि मैंने आपको बता तो दी प्रॉपर्टी, लेकिन ये तो मैंने आपको एक रेडी रटाई चीज़ बता दी, तो आप यहाँ पे लगाओ अपना एक क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लगाओ आप अपना क्वेश्चन मार्क कि ऐसा ही क्यों होता है कि बड़े कोण के सामने की भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, ऐसा ही क्यों होता है, बड़े कोण के सामने की भुजाएं छोटी क्यों नहीं होती है, क्वेश्चन है एक। तो देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है। देखिए इस वाली प्रॉपर्टी का जो कारण होता है वो होता है आपका साइन रूल। इस वाली प्रॉपर्टीज का जो आपकी कारण होता है वो होता है आपका साइन रूल, साइन रूल। देखिए वैसे तो ये टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा आपको साइन रूल क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूं इस प्रॉपर्टी से ये कहां से आई है उसका रीजन के लिए। देखो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल जैसे कि वही आपका कोई त्रिभुज हो गया, यही वाला त्रिभुज ए बी सी, ये लाइन इसकी ए, ये लाइन बी, ये सी। तो इस त्रिभुज में क्या होगा आपका जो साइड होगी, साइड का जो भी आपकी साइड होगी ए, तो इसका ही रेशो उसी के एंगल के साइन के साथ, यानी कि ए अपोन में साइन ए, दूसरी साइड होगी आपकी बी तो अपोन में साइन भी बी, और तीसरी साइड कौन सी होगी आपकी सी अपोन में साइन सी। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2r, यानी कि सर्कम रेडियस, या फिर हम इसको अभी 2r ना लेके इसको बोल देते हैं हम अपना k, यानी कि कोई भी कांस्टेंट। यानी कि वो आपका क्या होता है, साइन रूल होता है कि साइड का रेशो उसी के साइन के साथ, उसी के एंगल के साइन के साथ, साइड का रेशो उसी के एंगल के साइन के साथ हमेशा बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, अगर मैं a अपॉन साइन इक्वल टू k की वैल्यू पुट करूँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी k साइन a, a की वैल्यू कितनी आएगी k साइन a, b की वैल्यू कितनी आएगी k साइन b, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आएगी k साइन c आएगी। समझ आइए बात, a की वैल्यू k साइन है, a की वैल्यू k साइन है, b की वैल्यू k साइन b, c की वैल्यू k साइन c। ठीक है, तो देखिए अब साइन की एक प्रॉपर्टी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। कहने का मीन्स है कि साइन में क्या होता है आपका, जितना ही आपका एंगल बढ़ता है इतनी आपकी वैल्यू क्या होती है बढ़ती है, इंक्रीजिबल वैल्यू होती है साइन की। जितना आपका एंगल बढ़ा, ये साइन 0 की वैल्यू होती है, एंगल 0 है तो वैल्यू 0, और एंगल बढ़ के आपका कहाँ गया साइन 90 आ गया तो वैल्यू आपकी हो गई 1। यानी कि साइन में क्या होता है आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। कहने का मीन्स है अगर साइन की वैल्यू आपकी बड़ी होगी, अगर साइन की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा आपकी साइड भी वो आपकी बड़ी होगी। ठीक है, अगर साइन की वैल्यू आपकी किसी भी एंगल की वैल्यू आपकी बड़ी हुई तो वो क्या होगा आपकी साइड भी बड़ी होगी। वही है कि एंगल की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो साइड इतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। तो यहां से आपकी प्रॉपर्टीज आई है। समझ आई ये बात, आपको समझ आई है तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि आपका अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल मैंने मान लिया ए बी सी, ये ए बी और सी, किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग
हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कहने का मीन्स है अगर मैं a प्लस बी करूं, दो भुजाओं का सम हमेशा बड़ा होगा किसी तीसरी भुजा से। मैंने क्या किया, b प्लस सी किया, तो b प्लस सी हमेशा बड़ा किससे होगा, a से होगा। और c प्लस a किया तो हमेशा बड़ा किससे होगा, वो b से होगा। ठीक है, किसी भी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, समझ आए ये बात। अब क्यों होता है ये, इसका देखो, इसका रीजन जान लेते हैं। देखो इसका रीजन मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखिए जैसे कि मैंने अपनी एक ट्रायंगल बनाया, मैंने ट्रायंगल की ये साइड मान ली अपनी 3, ये मान ली मैंने अपनी 5, और ये साइड मैंने अपनी कुछ भी मान ली x। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया, ये 3 है मेरी, ये 5 है। मैंने इसको ट्रायंगल को थोड़ा सा नीचे से ऐसे फैलाया, तो क्या होगा, नीचे की लेंथ क्या होगी, अभी लेंथ कम थी, अब जैसे ऐसे फैलाऊंगा तो नीचे से लेंथ बढ़ेगी। कहने का मीन्स है देखो, जैसे मैंने अब इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे, ये एंगल मैंने अभी कम था, ये एंगल मैंने बढ़ाया, तो मैंने ये ऐसे कर दिया, तो अब नीचे की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी थोड़ी सी, नीचे की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। ये तो आपकी 3 रहेगी, आपकी 5 ही रहेगी। समझ आइए बात। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ा दूं, ये मैंने मान लिया अपना a b c, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, b c। और ये मैंने क्या किया, इस a पॉइंट को मैं बिल्कुल अपनी इस लाइन पे लेके आ गया। मैंने इस एक पॉइंट को उठाया और ऐसे नीचे करके यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो ये क्या था मेरा, ये कितनी है, a से b तक की कितनी थी मेरी 3, और a से c तक की कितनी थी 5, तो टोटल कितनी हो गई आपकी 8 हो गई है। x की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 8 हो गई, यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8 हो गई। लेकिन क्या ये ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल है आपका, ये तो आपका कोई ट्रायंगल नहीं हुआ। यानी कि अगर आपकी इन दोनों, इसका लाइन का BC की जो वैल्यू हो गई वो आपकी AC प्लस AB के बराबर हो गई, BC की वैल्यू AC प्लस AB के बराबर हो गई, तो वो क्या होगा आपका ट्रायंगल नहीं बन पाने का, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। चाहे ये वैल्यू से हल्की सी ऊपर हो, पॉइंट में ऊपर हो, ऐसे भी होगा, तो ये भी आपका एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा। लेकिन वो क्या होगा, 8 से बड़ा ही तो होगा, तो जो वो वैल्यू होगी आपकी 8 से बड़ी तो होगी, सॉरी 8 से छोटी तो होगी। अगर ये वैल्यू 8 से बड़ी हो गई तो ये ट्रायंगल ही बनाना आपका क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाने का। समझ गए। देखो मैं दोबारा आपको एक समझाऊंगा, ये कि ये आपकी लाइन थी और मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया था आपका, ये 3 था, ये 5 था, A B C। अगर मैं इस B को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया यहाँ पे, तो ये मेरी ऐसी फिगर बन गई, ये B मेरा यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, C। लेकिन क्या ये तो A से B तक मेरी 3 थी, B से C तक मेरी 5 थी, लेकिन ये क्या है, ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कब बनेगा, जब ये क्या होगा, ये हमारा B थोड़ा सा भी चाहे यहाँ पे हमारा थोड़ा ऊपर हो, तभी तो आपका ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, तभी तो आपका ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब आपकी वैल्यू इन दोनों के सम से क्या होगी, जब आपकी ये C की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम से क्या होगी, छोटी होगी। कहने का मीन्स है कि आपकी 3 + 5 से क्या होगी, x की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि इन दोनों वैल्यू का सम x से हमेशा बड़ा रहेगा। समझ आई ये बात आपको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि किन्हीं भी दो एंगल का सम, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में दो लाइन का सम हमेशा तीसरी लाइन से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ आई ये बात। देखिए इसके बाद जस्ट एक और प्रॉपर्टीज आती है आपकी, प्रॉपर्टीज 5, वो एज ए सेम है। बस इसमें क्या था आपका कि दो साइड का सम हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं दो साइड का डिफरेंस निकालने लगूं, मैंने निकाला b - c, मैंने निकाला b - c, तो वो हमेशा कम होगा तीसरी साइड से। b - c वो हमेशा क्या होगा, कम होगा किसी भी तीसरी साइड से। यानी कि अगर मैं निकालूं a - b, वो हमेशा तीसरी साइड से कम होगा, और मैंने निकाला c - a, तो हमेशा किसी भी तीसरी साइड से कम होगा। देखो ये क्या होगा, जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए हम इस पे क्या लगा देते हैं, मोड, यानी कि हमेशा बड़े में से ही छोटा घटाएंगे, वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए,
पॉजिटिव, इसलिए हम इस पे लगा देते हैं मोड। कहने का मीन्स है किसी भी त्रिभुज में अगर किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस आप चेक करेंगे तो हमेशा तीसरी साइड से कम आना चाहिए। समझ आई ये बात? ठीक है, देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। क्या ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको कि क्या ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी साइड 3, 3 और 7 हो? क्या ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी साइड 3, 3 और 7 हो? देखिए मैंने क्या बताया आपको कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं दो साइड का सम करूं 3, 3 से, तीसरी साइड से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो ऐसा ट्रायंगल इससे बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूं, मैंने आपको दिया 4, 5 और 7, तो मैंने क्या किया, दो साइड का सम 4 + 5 9, तीसरी साइड से ज्यादा है, तो ये क्या आपका ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। समझ आई ये बात? ये बात आपकी समझ आई? इसी पर बेस अब आपको एक क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि जैसे मैंने एक आपका ये ट्रायंगल बना दिया ABC, मैंने आपका ट्रायंगल बना दिया ABC। उसके बाद मैंने ये वैल्यू आपकी 6 और ये रखी मैंने 9 और ये मैंने मान लिया x। तो मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, यानी कि रेंज पूछ ली मैंने कि इस x किस रेंज से किस रेंज तक ये रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि x किस रेंज से किस रेंज रहेगा, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया था आपको कि x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों एंगल के सम से कम होगी, इन दोनों एंगल के सम से कम होगी, यानी कि क्या होगी, कम होगी इन दोनों एंगल के सम से। 9 6 15, 9 6 15, यानी x की वैल्यू हमेशा इन दोनों एंगल के सम से कम होगी। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगी, ज्यादा होगी। डिफरेंस कितना है इनका, 9 - 6 3, तो ज्यादा किससे होगी, 3 से होगी। तो x की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से क्या होगी, कम ज्यादा होगी, और इन दोनों के सम से क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए और 15 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि पॉसिबल कितनी वैल्यू हो सकती है, यानी 15 से छोटी कौन सी होगी, 14 होगी, और 3 से बड़ी कौन सी होगी, 3 से बड़ी होगी 4, यानी कि 14 से 4 के बीच में कोई भी आपकी x की वैल्यू हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन होनी चाहिए, जो आपका x होना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब वो पॉइंट में ना होके पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे कि वो 2.33 ना होके पूरा 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 14 हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल मान कितने हो गए आपके 11, यानी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी x की आपकी 11। ठीक है, समझ आए आपको? देखिए इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से वो आपको पूछ सकता है, वो इसमें अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको दे दूं कि x के पॉसिबल वैल्यू, तो वो आपको 4 ऑप्शन ऐसे देगा जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से बड़ी और बराबर होगी, और ऐसे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लगता है कि आपके x की पॉसिबल वैल्यू में से क्या होगी। तो देखिए x कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता है, और x कभी भी 15 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 15 होगा तो वो क्या होगी, एक सीधी लाइन बन जाएगी जो कि आपका ट्रायंगल नहीं है। तो यानी कि ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, इक्वल टू हो गया, ये भी इक्वल टू हो गया, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, x की वैल्यू 3 से बड़ी और 15 से छोटी। समझ आइए आपको बात, समझ आई? इस पे बेस आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो देखिए अब हम अपना इसमें एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, अपना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के प्रकार। देखिए मैं त्रिभुज आपको दो प्रकार से पढ़ाऊंगा। नंबर 1 में आपको बताऊंगा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, इंग्लिश में लिख सकते हो इसको, और साइड के बेस पर, ठीक है। और दूसरा मैं पढ़ाऊंगा आपको कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। देखो साइड के आधार पर तो जो आपके त्रिभुज होते हैं वो होते हैं आपके 3 तरह के। नंबर 1 होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 2 होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर जो 3 होता है आपका वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 2 होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और नंबर 3 होता है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए इनको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, विषमबाहु को कहते हैं आप स्केलर ट्रायंगल, समद्विबाहु को कहते हैं आप आइसोसेल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और समबाहु को क्या कहते हैं आप इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूं कि विषमबाहु क्या होता है, जिसको तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपकी अलग अलग होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी इसकी साइड अलग। जैसे कि एक एग्जांपल दूं 2 3 4, ये हुआ आपका विषमबाहु। समद्विबाहु जिसकी आपकी 2 साइड बराबर होती है, यानी कि ये साइड बराबर और एक साइड आपकी अलग। एग्जाम्पल जैसे कि आपका 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, आपका 4 हो गया। और समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं आपकी समान होती हैं, जैसे कि 3 3 और 3। तो ये हो गया आपका कोणों के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर आपका होता है न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, इसको आप क्या बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, दूसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं आप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और तीसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसको क्या कहते हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, मैंने आपको ये सब कोण में बताया। न्यूनकोण, अधिक कोण और समकोण क्या होता है, तो वही त्रिभुज में है सेम कि न्यूनकोण क्या होता है, जिसका जो आपका थीटा होगा, यानी जिसके जो एंगल होंगे इंटरनल एंगल, थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जिसके सब एंगल, जिसके सभी एंगल आपके क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, जिसके सभी एंगल 90 से छोटे होंगे वो होगा आपका न्यूनकोण त्रिभुज। और अधिक कोण जिसका एक एंगल, जिसका एक एंगल जो थीटा होगा आपका वो क्या होगा आपका 90 से बड़ा होगा। और तीसरा है आपका समकोण त्रिभुज, तो जिसका एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, वो एंगल क्या कहलाएगा आपका समकोण त्रिभुज। समझ आई ये बात, ये आपको ट्रायंगल के बारे में समझ में आया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आप कोणों के आधार पर ही बता सकते हैं कि कोई त्रिभुज आपका अधिक कोण है, कोई त्रिभुज आपका समकोण है, या कोई त्रिभुज आपका न्यूनकोण है। जब आपको किसी भी, जैसे कि आपको कोई ट्रायंगल दिया है और ये दे दिया आपको यहाँ पे 60, ये भी दे दिया आपको 60 और ये भी दे दिया आपको 60 डिग्री, तो इसको आप अगर इसको कोण के आधार पे पूछ लूँ तो ये कौन सा होगा आपका न्यूनकोण होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा।
और मैंने इसको आपका साइड के आधार पर पूछ लिया, तो ये कौन सा होगा आपका, ये कौन सा त्रिभुज होगा आपका, समबाहु त्रिभुज होगा। देखो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती है, इसके तीनों एंगल क्या होते हैं, तीनों कोण समान होते हैं, तीनों कोण समान होते हैं, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जोन सी भी आपकी दो साइड बराबर होंगी, उन्हीं दो साइड के बनने वाले रेस्पेक्ट में बनने वाले जो एंगल होंगे वो भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, आपका तीनों ही एंगल आपके अलग अलग होंगे। तो मैंने बताया ये आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा और ये आपका समबाहु भी त्रिभुज होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको कि ये आपकी 6 है, ये आपकी 5 है और ये आपकी 7 है, तो ये बताइए ये आपका कौन सा त्रिभुज होगा। तो देखिए आप इसको एकदम से बता देंगे देख के। अगर मैं आपको इसको भुजा के आधार पर पूछ लूँ तो आप बता दोगे कि सर ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है, बता दोगे। लेकिन मैंने ये पूछ लिया आपसे कि आप इनमें से बताओ ये आपका कौन सा त्रिभुज है, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज है, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। मैंने पूछ लिया कि इनके बेसिस पे बताओ, कोण के एंगल के बेसिस पे बताओ आप कि आपका कौन सा त्रिभुज है, बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे, जब हमें कोण ना दिया हो और कोण के आधार पे पूछ लिया होगी वो कौन सा त्रिभुज है, तो वो हम कैसे बताएंगे। ये आपका नोट हो गया। देखो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आपको एंगल ना दिया हो और साइड दी हो और आपसे पूछ ले कि कौन सा त्रिभुज है, आप बताएं कोण के आधार पर, तो देखना आप अगर उसमें करोगे a² प्लस b² की जो आपकी वैल्यू होगी वो अगर आपकी बड़ी आ गई c² से, a² यानी कि एक साइड आपकी a हो गई, एक साइड आपकी b हो गई, एक साइड c हो गई, यानी कि a² प्लस b² की वैल्यू आपकी बड़ी हो गई c² से, तो वो होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अगर आपका a² प्लस b² की वैल्यू छोटी हो गई आपकी c² से, तो वो होगा आपका अधिक कोण, वो होगा आपका अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और अगर आपका a² प्लस b² की वैल्यू इक्वल होगी आपके c² के, तो वो होगा आपका समकोण, वो होगा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी तो आपने सबने पढ़ रखी होगी। ये तो क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, आपके समकोण त्रिभुज में लगती है। तो ये तो आपको सबको पता होगा, ये तो आप देख के बता सकते हो। लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज आपकी कहाँ से बनी है, इनका ये कहाँ से आई है आपकी, तो ये देखो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में है, क्या था आपका कि a² प्लस b² की वैल्यू बड़ी होगी आपके c² से, तो ये हो गया आपका न्यून कोण, और आपका a² प्लस b² की वैल्यू छोटी होगी आपकी c² से, हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, देखिए ये है आपका कोसाइन रूल से, ये है आपका कोसाइन रूल से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको साइन रूल के बारे में बताया था, और इसी पे एक हमारा होता है इसमें एक कोसाइन रूल। देखो ये वैसे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, लेकिन जैसे यहाँ पे इसकी बात आई तो मैं इसको आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि कोसाइन रूल क्या होता है। देखिए अगर मैं अपना एक ट्रायंगल बनाऊं, मैंने अपना एक ट्रायंगल बनाया ABC, ए के सामने वाली साइड ए ले ली, बी के सामने वाली साइड बी हो गई आपके, और सी के सामने वाली साइड सी हो गई। मैंने एक अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमारी हाइट हो गई एच, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने अपना एम ले लिया, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की अपनी साइड एक्स ले ली, तो ये साइड आपकी कितनी बची, a माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे,
इस ट्रायंगल ABM में, ट्रायंगल ABM में मैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि C का स्क्वायर क्या होगा आपका h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपकी, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समझ में आया, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसी तरह मैं अपना ट्रायंगल AMC में पाइथागोरस लगाऊंगा। ये लगाया मैंने ट्रायंगल AMB में, AMB में, और इसी प्रकार ट्रायंगल AMC में, ट्रायंगल AMC में मैंने पाइथागोरस लगाई। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से मेरी h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि कितनी आई, b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2ax। समझ में आया, ये किसकी वैल्यू है आपकी, h स्क्वायर की। ठीक है, तो अब देखिए ये भी आपकी h स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आपकी h स्क्वायर की वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों h स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल कर देता हूँ। दोनों h स्क्वायर की वैल्यू को मैंने इक्वल किया तो क्या है आपका c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2ax। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या है मेरा c स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस के 2ax। तो यहाँ से मैं 2ax की वैल्यू निकालता हूँ, 2ax की वैल्यू कितनी है मेरी, c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है। देखिए अब यहाँ से मैं अपने क्या करना चाहिए हमें, जब भी हम ऐसी कोई भी इक्वेशन बनाए तो हमने ये जो अपने खुद से वैल्यू मान के चलते हैं, हमने खुद से क्या माना x, a b c इन सब की वैल्यू हमारे पास थी, लेकिन हमने खुद से क्या माना x। तो हमें इस x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस x को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस x को एलिमिनेट करने के लिए ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ये होगा आपका एक समकोण त्रिभुज। इसमें मैं अपना कोस अप्लाई कर सकता हूँ, तो कोस b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, कोस b क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस b क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है x और कर्ण कितना है आपका c। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, c कोस b। x की वैल्यू कितनी आई, c कोस b। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो कितनी होगी, 2ac कोस b की वैल्यू कितनी आई, c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो कोस b की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी, कोस b की वैल्यू है ये हमारी c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में आई 2ac। तो कोस b की वैल्यू कितनी आई आपकी, c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में 2ac। देखो ये इक्वेशन आपकी समझ में आई, ये आपको याद नहीं रखना है ये कहाँ से आई, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको आपको प्रूफ दिया कि आपका कोसाइन रूल क्या होता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए जो हमें किस लिए मैंने ये रूल बताया, मैंने क्या बताया था कि ये आप किस बेस पे आप ये वाली वैल्यू आपकी आती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर बड़ा होगा c स्क्वायर से तो आपका न्यूनकोण त्रिभुज होगा, तो वो किस बेस पे आता है उसके लिए मैंने ये सब किया। तो देखो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ये समझ में आया आपके सब। तो देखिए वैल्यू क्या आई आपकी, कोस b की जो वैल्यू आई आपकी वो आई है आपकी c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन में 2ac। देखो अगर ये मैं आपको याद, आपको इसको रटना नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। देखो जिस पे आपका एंगल बनेगा, जिस कोण पे आपका एंगल बनेगा, कोस किस कोण के साथ है आपका, किस एंगल के साथ है, एंगल b के साथ। किस एंगल के साथ है, एंगल b के साथ। तो एंगल b के पास वाली दोनों साइड का स्क्वायर का सम यानी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो साइड बची उसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए और अपन में इन दोनों का मल्टीपल 2 के साथ, यानी कि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर मैं एंगल b की जगह एंगल c कर दूं, मैंने कोस c कर दिया तो कितना होगा, एंगल साइड कौन सी होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के
सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपन में क्या होगा 2ab, अपन में क्या होगा 2ab। सेम आप एंगल ए के साथ कर सकते हैं। समझ आई ये बात? तो देखिए आपने क्वाड्रेंट पढ़ा था, क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 90 से आपका क्या होता है, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होती है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू बड़ी होती है 90 से और 180 से छोटी होती है। ये चीज आपकी समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? ये क्वाड्रेंट आपकी समझ में आया, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ये आपने नोट कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये कहां से आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए देखिए कोस सी की वैल्यू, ये कोस सी की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे c की वैल्यू, अगर यहाँ पे आपका एंगल 90 से छोटा हुआ, देखिए ये चीज़ समझने की, इसके लिए मैंने इतनी राम कहानी बताई आपको ये कि अगर आपकी c की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी 90 से छोटी हो गई, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हो गई, कब होती है, न्यून कोण वाली कंडीशन में। न्यून कोण वाली कंडीशन में थीटा की वैल्यू अगर आपकी 90 से छोटी हो गई तो क्या होगा आपका, जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी होगी, देखो क्योंकि मैंने क्या कहा, जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी तो कौन सा क्वाड्रेंट में वेरीफाई आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से बड़ी सारी वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। समझ आया कि थीटा की वैल्यू जब आपकी 90 से छोटी होगी तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होता है, जब वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होती है। समझ आई, यानी कि वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 से बड़ी होगी, तभी तो ये आपकी बात प्रूफ होगी कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी कि यहीं से क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। और ये कब थी कंडीशन, जब आपका ये हमने थीटा की वैल्यू 90 से छोटी रखी हुई। समझ आई ये बात, समझ आई। वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप अगर ये आपको बात समझ में नहीं आई, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं थीटा की वैल्यू अपनी बड़ी कर दूं 90 से, मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी कर दी, तो देखो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। निगेटिव होने का मतलब, निगेटिव कब होती है वैल्यू, जब वैल्यू 0 से कम होती चली जाती है तो वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाती है। यानी कहने का मीन्स है, तो यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैल्यू किससे हो जाएगी, 0 से भी कम हो जाएगी, 0 से भी कम, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, वैल्यू किससे हो जाएगी आपकी, 0 से भी कम। और ये कंडीशन कब है, जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी। यानी कि ये क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है तो कौन सा बनता है आपका त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये था इसका प्रूफ कि ये कहाँ से आया है। समझ आई ये बात आपको, उम्मीद है सब बच्चों की समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा आज हमने बस इतना डिस्कस किया कि ट्रायंगल आपका क्या होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, सामने विपरीत आपके इंटरनल एंगल का सम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम आपका क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से
कम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पे हमने पढ़ा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और आपका समकोण त्रिभुज। फिर हमने बताया कि अगर आपको कोण की वैल्यू नहीं दी है और आपको पूछ ले कि कौन सा त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, कौन सा आपका अधिक कोण है, कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन सा न्यून कोण त्रिभुज है, ये चीज पूछ ले, तो मैंने उसका आपको फॉर्मूला बताया, ये भी प्रूफ करा दिया कि वो फॉर्मूला कहाँ से बना है कि जब आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी आपकी सी स्क्वायर से तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी सी स्क्वायर से तो आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी सी स्क्वायर से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी बन जाएगी वहां पे, तो वो क्या होगा? आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। ये ट्रायंगल का बिल्कुल बेसिक था। अब कल से हम ट्रायंगल के बारे में और अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, इन रेडियस के बारे में, सर्कम रेडियस के बारे में, ये सब हम अपना कल अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी, आप हमारे चैनल से नए जुड़े हों तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी तीनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से अपना पुरानी जो भी आपकी वीडियो छूट रखी हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।